शुक्रवार को अचानक से जिस तरह से नेपाल में बवाल हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उस दिन प्रदर्शन किस तरह हिंसक हो गया, इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि शुक्रवार को हिंसा के दौरान क्या हुआ था। देखिए, ग्राउंड जीरो यानी कि जहां हिंसा हुई, वहां से जीएनटी संवाददाता रोहित सिंह की ये रिपोर्ट उसके बारे में बता रही है। दस्तक की टीम इस वक्त मौजूद है उस ग्राउंड जीरो पर जहां पर शुक्रवार को ज़बरदस्त संघर्ष देखने को मिला राजा के समर्थकों और पुलिस के बीच में। और दरअसल हम जहां मौजूद हैं, इसके पीछे की पहले आपको ज़रा से तस्वीर दिखा देते हैं। ये कुनकुने मैदान है काठमांडू में जहां मौजूद हैं, और इस कुनकुने मैदान में ही दरअसल उस वक्त राजशाही को वापस स्थापित करने को लेकर सभा चल रही थी। और उसके बाद ही सभा जब समाप्त हुई तो उसके बाद जो यहाँ समर्थक आए थे, राजा के समर्थक, राजशाही के समर्थक, वो उग्र हो गए। और सबसे पहला जो उनका निशाना बना वो ठीक इस कुनकुने मैदान के सामने, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये रोड के इस पार जो ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये दरअसल ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरे हाल में ये बिल्डिंग है। पूरी तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई थी। ये एकीकृत समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल माधव कुमार नेपाल की पार्टी है। और किस तरीके से इस पार्टी को पूरी तरीके से यहाँ बर्बाद कर दिया गया है। इस बिल्डिंग के सारे शीशे तोड़ दिए गए हैं और किस तरीके से यहाँ पर भारी उत्पात मचाया गया, किताबें जलाई गई, बिल्डिंग के शीशे तोड़े गए, जो सामान, सारी कुर्सियाँ, टेबल, दरवाजे, सब कुछ में आप देख सकते हैं यहाँ पर आगजनी की गई थी। उसकी तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर ग्राउंड जीरो पर देखी जा सकती है। प्रदर्शनकारियों के रुख से लग रहा है कि वो आसानी से मानने वाले नहीं। इसमें पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की पार्टी की क्या है मांग। तो राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिद्देन ने इसके बारे में जीएनटी संवाददाता रोहित सिंह से क्या कहा, आप सुनिए। जनताले चाह्यो भने असम्भवकै कुरा छ र हिजो राज संस्थाको अन्त्य गर्दाखेरि पनि कुनै जनमत संग्रह पनि गरिएको थिएन, कुनै प्रकारको अभिमत पनि लिएको थिएन। संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा जनतासँग सुझाव लिएको थियो, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन, राज संस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन, अथवा संविधानमा के व्यवस्थाहरू हुनुपर्दछ भनेर संविधान सभाले जनतासँग सुझाव माग गरेको थियो। तर लाखौं जनताले सुझाव दिएको थियो कि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनैपर्छ, राज संस्था हुनैपर्छ भनेर भनेको थियो। तर जनताको त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा त परे होस्, त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने कामसम्म पनि नगरिकन जबरजस्त ढङ्गले राज संस्थाको अन्त्य गरियो। र अहिले पनि नेपालमा बहुसंख्यक जनता राज संस्था, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छन्, संघीयताको विपक्षमा छन्। यो आन्दोलन निरन्तर रूपमा अगाडि जान्छ। त्यो विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू र दबाव सिर्जना गर्ने विभिन्न मोडेलहरू मध्येको एउटा कार्यक्रम मात्रै थियो र हामी निरन्तर रूपमा अगाडि जान्छौँ। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह और विवादों का पुराना नाता रहा है, चाहे वो राज परिवार का हत्याकांड हो या फिर लोकतंत्र का मसला। उन पर सवाल खड़े होते रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। और हमारा सवाल है कि सवालों के घेरे में क्यों है नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र। देखिए, ज्ञानेंद्र नेपाल के राजा तो बन गए, लेकिन वो लंबे समय तक इस सिंहासन पर नहीं रह पाए। इसके पीछे की वजह भी विवादों से उनका नाता ही है। नेपाल में राजशाही की बहाली को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके पीछे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का हाथ माना जा रहा है। ज्ञानेंद्र शाह अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। इनके बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं। कई मामलों में उन पर उंगली उठी, वो सवालों के घेरे में रहे, लेकिन आरोपों का सच कभी सामने नहीं आ पाया। हालांकि राजशाही के दौरान उन्हें राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन वो भी बहुत ही विवादास्पद ही रहा। वो साल 2001 था जब नेपाल के राजा वीरेंद्र शाह के पूरे परिवार का खात्मा हो गया था। दिल को दहला देने वाले इस कांड में हत्या का आरोप राजा वीरेंद्र के बड़े बेटे दीपेंद्र पर लगा था, लेकिन सवालों के घेरे में वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र ही थे, क्योंकि 1 जून 2001 को जब राज परिवार में इतना बड़ा कांड हुआ तो ज्ञानेंद्र का बाल भी बांका नहीं हुआ था।
ज्ञानेंद्र पर अपने भतीजे के जरिए ही अपने भाई के पूरे परिवार को खत्म कराने का आरोप लगा था। आज भी यह सवाल बना ही हुआ है कि क्या राजा वीरेंद्र के पूरे परिवार के खात्मे के पीछे साजिश ज्ञानेंद्र की थी, जो सत्ता हासिल करना चाहते थे। ये संयोग कैसे हो सकता है कि उस रात पार्टी में ज्ञानेंद्र के साथ उनका पूरा परिवार भी पार्टी में नहीं था। कहा जाता है कि पूरी साजिश में कहीं न कहीं ज्ञानेंद्र की भूमिका थी, तभी ऐसा संभव हो पाया था। कुछ सालों तक ज्ञानेंद्र बतौर राजा नेपाल पर राज करते रहे, लेकिन उनका कार्यकाल काफी विवादों से भी भरा रहा। लोकतंत्र के राज के साथ ज्ञानेंद्र की कभी नहीं बनी, लिहाजा उन्होंने उसे दबाने की पूरी कोशिश की। पूरी ताकत और हक उन्होंने खुद अपने हाथ में ले लिए थे, खुद को सर्वशक्तिशाली घोषित कर दिया था, जबकि बड़े भाई वीरेंद्र के दौर में राजा का दखल सत्ता में कम हो गया था। आज की भी अगर बात की जाए तो ज्ञानेंद्र अकूत संपत्ति के मालिक है। उनकी जायदाद 2008 में $100 मिलियन थी। नेपाल में उनके कई होटल हैं, कई चाय के बागान हैं। वो नेपाल के बड़े निवेशक हैं। आज नेपाल में दोबारा से राजशाही वापसी को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, उसको कौन लीड करेगा, ये भी ज्ञानेंद्र ने ही तय किया था। कुल मिलाकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की इस मुहिम के पीछे एक शख्स है जिसे दोबारा नेपाल की सत्ता चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्या ये संभव है? सभी पक्षों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। हम उन नेताओं से भी बात कर रहे हैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार के मंत्री से हमारी बात हो रही है। और सबसे पहले आपको बता देते हैं, सरकार के मंत्री से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि असंभव है, नेपाल में अब राजशाही कभी वापस नहीं आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो राजशाही के समर्थक पार्टी हैं, उनका जो है वो कह रहे हैं, उनकी मांग जो है वो लगातार जारी है। और 2008 में जब राजशाही समाप्त हुआ था नेपाल से, तो कोई पब्लिक रेफरेंडम हुआ ही नहीं था, यानी जनता की राय नहीं ली गई थी। और बिना जनता की राय लिए हुए जो हिंदू राष्ट्र का दर्जा था नेपाल को, वो समाप्त कर दिया गया। तो ऐसे में जो राजा के समर्थक हैं, ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक हैं, उनका कहना है कि जब जनता की राय नहीं ली गई तो फिर कैसे पूरा ये 2008 में जो है राजशाही समाप्त कर दिया गया, हिंदू राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और इसको लेकर वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर एक बार फिर से राजशाही की मांग नेपाल में क्यों जोर पकड़ने लगी। और हमारे साथ पंकज दास भी मौजूद हैं, जो हमारे काठमांडू के हमारे यहाँ संवाददाता हैं। उनसे ही जान लेते हैं। पंकज, ये बताइए, ये जो पूरा बवाल चल रहा है, ये क्या सिर्फ शुक्रवार को ही शुरू हुआ या काफी दिनों से ये पूरा मामला चल रहा था? धरना प्रदर्शन, जुलूस, उनकी आम सभाएं चल रही थी, जिसको लेकर उनकी ये शुरू से मांग रही कि जो राजशाही नेपाल में खत्म की गई है, वो जो है वो बिना किसी जनता के समर्थन लिए वो किया गया है। कुछ लोगों, कुछ नेताओं ने मिलकर ये राजशाही और हिंदू राष्ट्र दोनों को खत्म किया है। जो फरवरी के महीने में राजा ज्ञानेंद्र लौटे काठमांडू, उसके बाद उनके स्वागत में जो भीड़ दिखी, वो भीड़ उनके पक्षधर के साथ साथ जो अभी के नेता हैं, जो भी राजनीतिक दल है, उनके प्रति जो विक्षुब्ध लोग हैं, जो इससे गुस्साए लोग हैं, ये उनका भी इस पे समर्थन हुआ। यानी साफ है कि नेपाल में फरवरी में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने जिस चिंगारी के बीज बोए, वो बीते शुक्रवार को फट पड़ी। और अब राजशाही बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जो आने वाले समय में ओली सरकार के लिए भी मुश्किल का सबब हो सकता है। नेपाल के काठमांडू से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शुक्रवार के बाद सोमवार यानी कि आज भी प्रदर्शन देखने को मिला। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया है, लेकिन जाहिर है कि ये मांग माने जाने को लेकर दिया गया वक्त ही होगा। देखिए, नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन में कई नेपाली संगठन शामिल हैं। शुक्रवार के बाद आज भी वहां प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगाए। हालांकि राजशाही समर्थकों ने 3 अप्रैल तक का अल्टीमेटम सरकार को दे रखा है। यानी साफ है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो प्रदर्शन का यह सिलसिला ज्यादा उग्र हो सकता है। राजशाही समर्थकों ने सरकार से गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग भी की है।